दिल्ली के शालीमार बाग में दूसरे दिन भी बुलडोजर का एक्शन जारी रहा। लोगों के गुस्से और नाराजगी के बीच भारी पुलिस इंतजाम देखने को मिला और पीला पंजा चलता रहा। अब सवाल है अतिक्रमण का परमानेंट इलाज क्या है और एक्शन सिर्फ अतिक्रमण करने वालों पर ही क्यों हो रहा है। इन अतिक्रमण को संरक्षण देने वाले और जिनकी देखरेख में अतिक्रमण हुआ उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। दिल्ली के शालीमार बाग में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। अतिक्रमण हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद शालीमार बाग के हैदरपुर इलाके में अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई रविवार सुबह से शुरू की गई। यह कार्रवाई रोड नंबर 320 को चौड़ा करने के लिए किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक सड़क के लिए जरूरी जमीन पूरी तरीके से खाली नहीं हो जाती, अभियान जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि सड़क के 30 मीटर के रास्ते में 143 पक्के अवैध निर्माण बने हुए हैं। इन सभी पक्के निर्माण को हटाया जाएगा। रविवार से डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। रविवार को 70 के आसपास मकान तोड़ा गया था। सोमवार को भी कार्रवाई जारी रही। दिल्ली के शालीमार बाग गांव के अंदर कल सुबह से डेमोलिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और कल बताया जा रहा है कि 70 के आसपास घरों को तोड़ा गया था। अगर बात करते हैं दिल्ली की, तो हमारी मौजूदगी इस समय दिल्ली के शालीमार बाग इलाके के अंदर, और आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से पूरा का पूरा यहाँ पर आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। पूरी पुलिस प्रोटेक्शन है। यहाँ से मीडिया को आगे जाने की भी अथॉरिटी नहीं है, अनुमति नहीं है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चलती नजर आ रही है। डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर चल रही है और जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया का ये भी एक खास जगह बनाई हुई है, वहां से मीडिया को आगे जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी गई है। और पुलिस की अगर बात करते हैं तो सारे आला अधिकारी इस समय यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके के अंदर ये वही रोड है जिसको चौड़ा करने के लिए यहाँ से ये मकानों को तोड़ने का जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई थी। 30 मई का इनका लास्ट डेट दी गई थी। 31 मई की सुबह यानी कल सुबह 6 बजे से यहाँ पर जो है मकानों को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। और अभी आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी इसी रोड पर है और ये मैक्स हॉस्पिटल वाली जो रोड है इसको भी चौड़ा करने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया गया था। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड यहाँ से ये जो एमसीडी के जो ट्रक है वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। जो मलबा है उसको लगातार रोड ब्लॉक ना हो उसके जरिए यहाँ पर एमसीडी के जो ट्रक है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और जो हाथ यहाँ से मलबा को उठा के जो है डंपिंग यार्ड में डालने का कार्य कर रहे हैं। वहीं घर टूटने के बाद लोग असहाय हैं। कई लोगों का कहना है कि अब वो सड़क पर आ गए हैं। वहीं कई लोगों का ये कहना है कि वो सालों से यहाँ रह रहे हैं। लोगों का गुस्सा सरकार और राजनेताओं पर फूट रहा है। सामने ही है मेरा मकान, बिल्कुल सामने खड़ा। कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली जी हमें। अच्छा, कोर्ट भी गवर्नमेंट की है, सब कुछ उन्हीं का है। आंदोलन कर रहे थे, बंद हो गया। रात को पुलिस वालों ने उठा दिया, सबको बंद कर दिया। पता नहीं जी कहाँ ले गए, पुलिस वाले लेके गए जो भी लेके गए। हाँ, अभी हम भी थे आंदोलन में। अब क्या करें, मकान टूट रहा, हम लोग तो कहाँ जाएंगे। किराए पे लेते तो 10-10 हजार रुपये किराया देना पड़ेगा। बिजली पानी का भी ललच से, अब बच्चों की पढ़ाई के मारे तो लेना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग है। अभी सरकार ने कुछ सहायता नहीं दी है आपको? कोई सहायता कुछ भी नहीं दिया और हमें चाहिए भी नहीं था। हमें तो बस हमारा घर छोड़ देते, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए था। रात में यही थे रोड भाई। नहीं, हमारा तो सारा पीछे वाले में कर दिया है। इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे, 10,000 में कपड़ा थोड़ी नहीं ले पाएंगे। नहीं, यहीं आगे ही है, लेकिन पीछे सोचेंगे, सोचने का मौका तो चाहिए ना। अच्छा, और ये सब बच्चे आपके यहाँ पे, तो ये रात भर आप लोग बच्चे, बेटा आप लोग भी बाहर ही रहे रात में? हाँ, बच्चों की पढ़ाई छोड़ के कहाँ जाएंगे। राजधानी दिल्ली में पिछले 1 साल में बड़े स्तर पर बुलडोजर एक्शन की बात करें तो ये कई इलाकों में देखने को मिला है। और जब जब एक्शन हुआ, सियासत खूब हुई, लेकिन बुलडोजर एक्शन रुका नहीं। यहाँ आपको बताते हैं कि कब कब और कहां कार्रवाई हुई है। मई जून 2026 शालीमार बाग 143 पक्के मकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसमें बहुमंजिला इमारत और पक्के निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। जनवरी 2026 तुर्कमान गेट और रामलीला मैदान, यहाँ पर करीब 38,940 वर्ग फुट क्षेत्र पर बुलडोजर एक्शन हुआ। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई थी। बुलडोजर एक्शन के दौरान हिंसक झड़प भी हुई थी। जून 2025 कालकाजी और गोविंदपुरी, यहाँ पर डीडीए ने 300 से अधिक झुग्गियों को तोड़ा था। जुलाई 2025 सराय रोहिला कॉलोनी, रेलवे स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की थी। यहाँ पर भी लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया था। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर एक्शन चल रहा है और कोर्ट जिस तरीके से अतिक्रमण को लेकर सख्त हुआ है, उससे स्पष्ट लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये कार्रवाई थमने वाली नहीं है।
अभी कई और क्षेत्र दिल्ली में हैं जहां के लिए कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया हुआ है। अब देखना है कि सरकार इन सब के बीच रास्ता कैसे निकालती है और कैसे ये एक्शन थमता है या ये जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी बुलडोजर एक्शन पर आज हम बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे सवाल हैं, प्रश्न, उन पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा सवाल है कि मकानों पर ये बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है। ये पहला सवाल है कि पक्के मकान बुलडोजर की जद में क्यों आ रहे हैं। दूसरा सवाल, जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार बाबू, जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं। और तीसरा सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस अतिक्रमण का परमानेंट इलाज क्या है, क्योंकि दिल्ली में अतिक्रमण कोई नई चीज़ नहीं है और अतिक्रमण के कारण दिल्ली में जाम एक बड़ी समस्या है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस जाम का कुछ परमानेंट सॉल्यूशन क्या निकाला जाएगा, और अगर निकाला जाएगा तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा। हालांकि ये जितने भी कार्रवाई हो रही है, जितने भी एक्शन हो रहे हैं, ये सब कुछ कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, लेकिन ये एक पक्ष है। इसके अलावा भी कई पक्ष हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। ममता त्यागी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, जिस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। मनीष झा हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और निपुण आलम बायन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल ममता जी आपसे ही है। मैं सीधे उस नोट पे आपसे सवाल पूछ रहा हूं जिस नोट पे कहीं बात नहीं हो रही है। मैंने अतिक्रमण किया, मुझे सजा मिल गई, मेरे घर पे बुलडोजर चल गया, लेकिन उन लोगों को कार्रवाई की जद में क्यों नहीं लाया जा रहा। पिछले 1-1.5 साल में हमने वो रिपोर्ट में जगह बता दी जो बड़े बड़े जो कार्रवाई पिछले 1 साल के दौरान हुई हैं। जिन लोगों ने जब रेत गिरी तो 1000 रुपये वसूले, एक फ्लोर के बाद दूसरे फ्लोर का जब लिंटर पड़ा तो 10,000 रुपये उठा लिए, सेकंड फ्लोर पड़ा तो 20,000 उठा लिए, थर्ड फ्लोर पड़ा तो 50,000 उठा लिए। उन लोगों पर एक्शन और कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो रही। मैंने गलत किया, मुझे सजा मिल गई, मेरे घर पे बुलडोजर चल गया। अगर वैसे लोगों पर एक्शन नहीं होगा, उनकी संपत्ति कुर्क नहीं होगी, उनके बैंक बैलेंस फ्रीज नहीं किए जाएंगे, तब तो फिर कहीं और अतिक्रमण होगा, क्योंकि उनको पता है हम करेंगे हमें कुछ होगा नहीं, पब्लिक तो भुगतते आई है। ममता जी। नमस्कार धर्मराज जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आपने जब सबसे पहले प्रश्न उठाया तो मैं उसको जानना चाहूंगी कि जहां मुझे इतना आइडिया, मेरे जानने वाले या इनडायरेक्टली मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है, लगभग 3 से 4 इंजीनियर ऐसे हैं जब वो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है उसके लिए कार्य कर रहे होते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन किया जाता है, उन्हें पकड़ा भी जाता है, भ्रष्टाचार की धारा में लाया भी जाता है, तो वो पकड़े जाते हैं। और इसके लिए भी हमारी सरकार पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रही है कि जब वो लोग इसको होने देते हैं उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जाए। लेकिन अभी मैं अगर शालीमार बाग जो डेमोलिशन हो रहा है उसकी बात करूं, यह आपकी बातों से भी विदित है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, क्योंकि वहां पर सड़क चौड़ा होना है। और 2 फैक्ट आपके दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो डेमोलिशन हो रहा है वो सिर्फ इतना डेमोलिशन एरिया लिया गया है कि जो सड़क का प्लान है, जो मास्टर प्लान है जिसके हिसाब से वो 10.5 सेंटीमीटर एक्सटेंड होनी चाहिए, सिर्फ उसको लेकर ही डेमोलिशन किया जा रहा है। और साथ में हमारी सरकार ने प्रत्येक परिवार को 3 लाख रुपए राशि मुहैया कराने का आश्वासन दिया है, वो उन्हें मिलेगी। तो उनके साथ हम खड़े हैं, लेकिन साथ में ऐसा नहीं है कि हम आरोपियों को भी छोड़ दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन होता है, उनको सस्पेंड भी किया जाता है, वो लगातार अपनी जॉब से भी बाहर रहते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा, कांग्रेस का आप एक छोटा सा चरित्र देखिएगा, अगर आपको बहुत ज्यादा पुराना नहीं जाऊंगी, HKL भगत अगर आप याद हो, HKL भगत को पूर्वी दिल्ली में झुग्गी मैन ऑफ इंडिया के नाम से बोला जाता था। क्यों बोला जाता था?
क्योंकि इस यमुना पार के पूरे इलाके में अनप्लान्ड वे में जो झुग्गियों को बनाने में सपोर्ट किया वो सबसे ज्यादा कांग्रेस गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। और वहीं अगर हमें दूसरी तरफ देखें तो मुझे संजय गांधी जी का तुर्कमान जो हादसा है वो याद आता है। हादसा में इसलिए कहूंगी कि उस डेमोलिशन में ये भी नहीं देखा गया कि आपके सामने लोग मर रहे हैं और 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई, उनके ऊपर ओपन फायरिंग भी की गई। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की अगर बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने भी इनडायरेक्टली इस चीज को बढ़ावा दिया सिर्फ अपने वोट बैंक की खातिर। उसने ये नहीं सोचा कि जब ये स्लम डेवलप होता है तो उसके लिए पानी, बिजली ये सब कैसे मुहैया होगा। रही बात दिल्ली के डीकंजेशन की, हमारी सरकार लगातार दिल्ली के डीकंजेशन पे और मास्टर प्लान पे काम कर रही है, जिससे सीवेज की समस्या को भी ठीक है, जल भराव को भी ठीक किया जाए और लोगों के साथ पास पानी भी भिजवाया जाए। इतने सारे अभी हमने कुछ दिन पहले भी आपके इसलिए चैनल पे डिबेट की थी कि वाटर कूलर भी हम लोगों ने इंस्टॉल कराए आरओ के, जिससे हर परिवार में जो 10,000 की लगभग परिवार हैं उन पर एक वाटर कूलर एस्टेब्लिश किया गया कि उन्हें साफ पानी पीने के लिए। लेकिन जो लोग टैंकर माफिया की बात करते हो, जो कांग्रेस खुद झुग्गी बनवाने में लोगों का साथ देती है और उनसे कमीशन लेती हो, उनके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो हम सिर्फ इतना कार्य करना चाहते हैं कि सड़कें चौड़ी हो, जाम की समस्या खत्म हो, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ता है, पेट्रोल का भी नुकसान ज्यादा होता है, लोगों को सामना करना पड़ता है। और अगर आप इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें तो उस रोड की आज मैं आपको खास विशेषता बता दूं कि उस रोड पर इमरजेंसी में ना तो एम्बुलेंस जा सकती थी, ना कोई फायर की आपकी गाड़ी जा सकती थी। तो ये खुद उन लोगों के लिए जो उस जगह पर रह रहे थे खतरा थी उनके खुद के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ममता जी मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं जाऊंगा मनीष जी आपके पास। इसके पहले ना थोड़ा इसको मैं आप सभी लोग दिल्ली में रहे हैं, पले बढ़े हैं, मुझे भी 10-12 साल दिल्ली में रहने का अनुभव है, तो मुझे पता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ब्लाइंड हूँ, मुझे ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है। 2 उदाहरण दूंगा, उसके बाद मनीष जी आपके पास आऊँगा। एक तो लोगों ने अपने लालच के कारण दिल्ली में खूब अतिक्रमण किया, जिसके दोषी दिल्ली के लोग हैं। पॉलिटिकल लोग ये बात नहीं कह पाएंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ क्योंकि मुझे वोट मांगने नहीं जाना है। 2005 में जिस इलाके में मैं रहता था वो मुख्य सड़क से इतना अंदर था कि एक गली, उसके बाद एक सब गली। मुख्य गली में तो बाइक जा सकती थी, 2 बाइक नहीं जा सकती थी। सब गली में बाइक भी नहीं जा सकती थी। उसके अंदर 5 फ्लोर 6 फ्लोर की बिल्डिंग थी। धूप बारिश आ जाए आपको पता ना चले। तो ये तो लोभ की प्रकाष्ठा है कि लोगों ने किस तरीके से अतिक्रमण किया, पहली चीज। किस तरीके से घर बनाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे अब आपने कहा ममता जी कि जूनियर लेवल पे आपने इंजीनियर्स पे एक्शन लिया। जहां पे मैं रहता था 2018 में मैंने छोड़ा था दिल्ली, 2016 की बात बता रहा हूं। जिस घर में मैं रहता था उसके उस लैंडलॉर्ड के 2-4 घर और थे। उसने कुछ ऊपर बिल्डिंग उसको ठोकना था या कुछ करना था, उसने रेत और मिट्टी गिराए थे। उसने खुद मुझे बताया, एक बार तो मेरे आंखों को देखा है, पुलिस वाले बाइक से आए, कुछ चढ़ावा लिया कि उसने रोड पे ईंट रखा हुआ था, रेत रखा हुआ था। पुलिस वाले आए, कुछ चढ़ावा लिया, चले गए। दूसरे उसने बताया, मैंने बोला किस चीज़ का, तो उसने बताया कि रोड पे इस वजह से। तो बोला ये अलग नहीं है, इसके अलावा भी 2-3 जगह पे मैंने चढ़ावा दे दिया है। तो भाई वो तो लेके खुश हो गए, लेकिन जिन लोगों ने फिर वो बिल्डिंग ठुकी, बिल्डिंग बड़ी बनी। मनीष जी, क्या आपको लगता है कि जो मैंने 2 उदाहरण दिए, इसमें कहीं पर मैंने कोई गलत फैक्ट बताया, कोई गलत चीज़ बताई? और क्या जो एक्शन होता है वो सिर्फ छोटे स्तर के लोगों पर होता है, बड़े लोगों पे नहीं होता है? क्योंकि जब तक गंगा ऊपर से नीचे की तरफ बहाएंगे तब नीचे तक पहुंचेगी। आप गंगा सागर से अगर सोचेंगे गौमुख तक पानी पहुंचा, नहीं पहुंचेगा, वो गौमुख से ही गंगा सागर जाएगी। धर्मराज जी नमस्कार आपको। कुछ समय पूर्व युवराज नाम के एक बच्चे की बाइकर की जनकपुरी सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसको दिल्ली जल बोर्ड ने गड्ढा खोदा था। उन्होंने आनन फानन में पुलिस ने झुग्गी से 2 गरीब मजदूर पकड़ लिए। कुछ दिन बाद राजस्थान से वो ठेकेदार पकड़ा गया और 2 महीने बाद जो कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ थे, उनको प्रमोट करके दिल्ली के एलजी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया। तो हादसा कभी भी होता है, कहीं भी होता है, हमेशा नीचे वाले जो कर्मचारी हैं, चाहे वो जेई हो या 1-2 एई हो, उन पर सरकार कार्रवाई करके अपना जो फाइल है वो बंद कर देती है और ऐसे लोगों का हौसला बुलंद हो जाता है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दिल्ली का यह साफ साफ है कि दिल्ली में अनऑथराइज्ड निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन तजुर्बा है कि दिल्ली में बिल्कुल जो आपने बोला कि एक ईंट आप रखिए, एमसीडी के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग आ जाते हैं। अगर सरकार समय रहते सरकार कठोर कार्रवाई करती, उदाहरण पेश करती। मैं आज का आपको करंट एग्जांपल बताता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर एक भाई साहब, दिल्ली में अभी पानी की क्राइसिस चल रही है, एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। उन्होंने पानी का कनेक्शन लेने के लिए वहां पे गड्ढा खोद दिया अपने मकान के सामने। दिल्ली पुलिस के लोग आते हैं और कांस्टेबल बाइक से 2 लोग आते हैं और 3,000 रुपए की डिमांड करते हैं। संयोग से वो हमारे जानकार थे, उन्होंने मुझे फोन किया और मैंने फोन पर बात की कि मैंने पूछा कि आप क्यों ले रहे हो, तो उन्होंने बताया इन्होंने गड्ढा खोद दिया है। मैंने बोला किसी ने कंप्लेन किया है कि रोड अवरुद्ध किया है, जबकि वो 8 फुट की गली है। वो मैंने बोला वो कनेक्शन लेके बंद कर देंगे, आप जाओ एमसीडी है या जो भी दिल्ली जल बोर्ड है उस पर चालान करेंगे, रोड अवरुद्ध कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे बोला कि ठीक है मैं एसएचओ साहब से बात करता हूं। मैंने उनसे बात किया, फिर वो चुपचाप वो चले गए। तो उन्होंने उनको डांटा भी कि आप 3,000 रुपए आपने क्यों बताया इनको। तो ये एक प्रक्रिया है। देखिए ऐसे कुछ लोग होते हैं वो दे देते हैं और फिर वो पैसे निकाल के अपना काम कर लेते हैं। लेकिन अगर सरकार वाकई अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने लगे तो ये दिन देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कम से कम 100 से ज्यादा मकानों पर कार्रवाई हो रही है शालीमार बाग पे, ये निंदनीय है। और ये इस भीषण गर्मी में उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार है जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनते ही अपना जो नियत है वो दिखा दिया था। इन्होंने सरकार बनते ही गोविंदपुरी और मैं बताता हूं तुर्कमान गेट जैसे इलाके में काफी इन्होंने बुलडोजर चला के, जब ये सरकार का चुनाव से पहले ठीक इनका नारा था जहां झुग्गी वहां मकान, और ये सरकार ठीक इसकी विपरीत करती, जहां झुग्गी वहां मैदान करने पे। आप देखिए शालीमार बाग से ये मकान कम से कम 30 से 35 साल पुरानी ये मकानें थी, बहुमंजिली इमारतें थी। ये कैसे बना, क्यों बना, किस परिस्थिति में बना, क्या उसके जो अफसर हैं जिनके सह पर यह बनाई गया उन पर कार्रवाई कब होगी, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। आप आज उन गरीब लोगों को जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके एक रुपया जोड़ा होगा, बिल्कुल मैं उनको गरीब बोलूंगा, 1-1 रुपया करके उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपना एक आशियाना बनाया और सरकार जो है 1 मिनट का समय नहीं ली, उस आशियाना को जो है जेसीबी और बुलडोजर से गिरा दिया गया। जो लोग वहां पर खड़े थे, जो मौजूद है, उनको डिटेन कर दिया गया, अज्ञात पुलिस स्टेशनों में रखा गया। अभी तक भी कुछ परिवारों का पता नहीं है। और ऐसे लगभग 140 से ज्यादा मकाने हैं। और ये सिर्फ दिल्ली का शालीमार बाग नहीं, मैं आपको बताता हूं 91 कॉलोनी है जिसको डीडीए तोड़ने की तैयारी है, जिसमें बुराड़ी, सीलमपुर, वजीरापुर, वजीराबाद, जगतपुर, ओखला, राजपुरा, दौलतपुर, बदरपुर, शहादत। चले उस पे मनीष जी उस पे आता हूं। भाई साहब रुक जाओ, उस पे आता हूं। अभी नेक्स्ट मैंने आपने रिपोर्ट होगा, अगर आपने सुना उस रिपोर्ट मैंने लास्ट में इसी चीज को ऐड किया है कि ये जो बुलडोजर है ये शालीमार बाग में थमेगा नहीं, इसके बाद इसका मुंह कहीं और घूमेगा। तो उसको रोकने के लिए क्या पहल हो रही है और कहां तक, अगर बुलडोजर चलना ही हो। रंगरेज साहब एक बात बताइए, अगर दिल्ली में हम इस तरीके से आकलन करें कि क्या वैलिड है क्या अनवैलिड है, तो जो मेरी समझ कहती है कि आधे से अधिक दिल्ली को तो डहाना पड़ जाएगा, दिल्ली की स्थिति है। तो भाई आपको एक लाइन तो तय करना पड़ेगा ना कि कहां तक हम बुलडोजर को लेकर जाएंगे। अब गलतियां हो चुकी हैं, लोगों ने कर ली हैं, पॉलिटिकल लोग अपने हिसाब से आरोप प्रत्यारोप कर लेंगे। कांग्रेस लपेट लेगी बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को बीजेपी कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी को लपेट लेगी आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस को लपेट लेगी। लेकिन इन सब के बीच पिस तो वो शख्स रहा है जिसने अपने जमा पूंजी लगा दी, घर बना लिया, या फिर जिनकी रोजी रोटी चल रही है। हाजी साहब देखिए धर्मराज जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी जो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता थी हमारी बहन, वो कांग्रेस का बार बार नाम ले रही थी। हम सीक्रेट रूप से कहते हैं, हम लोगों को झुग्गी बसाई, लोगों को झुग्गी वालों को मकान देने का काम किया। दिल्ली में जिसका आशियाना नहीं था उसको आशियाना देने का काम किया। मगर एक दमनकारी नीति लाकर भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर जो अनऑथराइज, अगर आपको देखना ही है कि अनऑथराइज कितनी सारी चीजें हैं, तो दिल्ली में बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां हैं जो अनऑथराइज है पूरी की पूरी, उनको तोड़ने के लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर एक मकान बनाने के लिए धर्मराज जी आदमी को जीवन में पूरी जिंदगी लग जाती है, एक मकान बना पाता है वो इंसान। और ये जो भाजपा की जो सरकार है वो मकान गिराने पे लगी हुई है। लोगों के मकान देने का काम वादा किया था, मकान देने का, झुग्गी से मकान देंगे,
पता नहीं कितने सारे इन्होंने वादे, वो वादे तो ये पूरे नहीं कर पाए, लोगों को बेघर कर शुरू कर दिया दिल्ली के अंदर बुलडोजर कार्रवाई करके। तो हमारा साफ साफ कहना, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये बात कहती रही है, जो जितने लोग इसमें दोषी हैं, जो अधिकारी जो थे उस समय, जिन्होंने, जो इंजीनियर थे या चीफ इंजीनियर थे या एमसीडी में थे या डीडीए में थे, उन लोगों के खिलाफ तो आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। उन लोगों को तो उनको तो आप संरक्षण दे रहे हैं, इसका मतलब उनके घर पे भी बुलडोजर चलाइए। उनका जो मकान बना वो किस पैसे से बना हुआ? और जो लोग, जो आप इनके पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए कि अब जो अवैध निर्माण होता है उसको गिराया जाए। मगर जो लोग पहले से रह रहे हैं 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, उनके मकान को, आशियानों को अगर ये भाजपा की सरकार अगर वो गिराने का काम करेगी तो आने वाले समय में बड़ा इन्हें उसका जो है वो बड़ा उसका हर्जाना इन्हें वो भुगतना पड़ेगा। और ये सरकार लगातार ऐसा एक एजेंडा लेके आती है जिस तरीके से जनता, जो गरीब जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनको कैसे मिटाया जाए, कैसे उनको खत्म किया जाए। और कांग्रेस पार्टी, हम हमेशा हर एक वर्ग के साथ खड़े रहते हैं और हर वर्ग के लोगों को अपने साथ रखते हैं। और ये बार बार कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है इसको तुरंत रोकिए, उनको तुरंत रोकिए, तो उनको मकान दीजिए, आप उनको जगह दीजिए। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो हमने अगर किसी को दिया तो हमने उसको जगह दी, मकान दिए, प्लॉट दिए। तो आप भी एक ऐसी एक पॉलिसी बनाइए, अगर आप किसी को हटा रहे हैं तो उसको कहीं पर मकान दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। मगर ऐसे किसी के घर उजाड़ देना, ये इसका हम कंडेम करते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। ठीक है। निपुण आलम बयान साहब, पिछले एक साल में, मतलब ये जो वर्तमान सरकार है, इनको अगर हम पहला 1-2 महीना छोड़ दें तो मोटा तो काम करने के लिए 1 साल से ज़्यादा का टाइम इनको हो चुका है। हालांकि 1 साल अगर हम देखें, अप्रैल मई से, मार्च में ही आए थे, अप्रैल मई से मई का महीना खत्म हुआ है, फरवरी में, हाँ, मतलब वही कुल मिलाकर 14-15 महीने, तो 1-1.25 साल करके करीब समय है। इस दौरान हमने देखा कि छोटे मोटे बुलडोजर एक्शन को छोड़ दें तो बड़े पैमाने पर जो बुलडोजर एक्शन हुआ, ये कालकाजी गोविंदपुरी इलाके में हुआ, जिसमें झुग्गियों को बल्क में डेमोलिश किया गया। तुर्कमान गेट वाला है। उसके बाद ये जो रेलवे लाइन के पास हुआ था पिछले साल, वहाँ पर भी ठीक ठाक ज़मीन खाली कराई गई थी, घर तोड़े गए थे। अब ये आपका शालीमार बाग वाला है। ये मुझे वो याद आ रहा है ना सर, कि जब बंगाल के नतीजे आए थे 4 मई को, उसके बाद एक मीम बड़ा चल रहा था कि पार्थ रथ को इस दिशा में मोड़ो। तो लगता है कि बुलडोजर को तय हो गया है कि अब शालीमार बाग निपट जाए तो फिर कहा जाएगा कि इसको इस तरफ मोड़ो। वर्तमान सरकार की रणनीति आपको क्या समझ में आ रही है सर? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अगर आप 1 साल के अंदर एक्शन ले चुके हैं, कार्रवाई कर चुके हैं, तो जिन लोगों के घर टूट रहे हैं उनमें नाराजगी तो होगी। और अगर 143 घर हैं और उनके नाते रिश्तेदार परिवार के हिसाब से मान ले, तो एक झटके में आपने 5-7 हज़ार लोगों को तो नाराज कर दिया, और ये कई गुना बढ़ता भी है, आसपास के लोग भी डर जाते हैं। तो सरकार क्यों मोल ले रही है लोगों की नाराजगी? देखिए धर्मराज जी, पहले तो मैं एक टिप्पणी कर दूं। जो आप एक जगह का नाम बता रहे थे, अपना अनुभव बता रहे थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद वो एरिया नेहरू विहार या गांधी विहार होगा, मुखर्जी नगर के आसपास, उधर का शायद आप जिक्र कर रहे होंगे। नहीं, मैं दक्षिणी दिल्ली में रहता था सर, जिसका मैंने जिक्र किया। मैं थाना भी बता देता हूँ, अमर कॉलोनी, जहाँ अभी बवाल हुआ था, लड़की गोली मारी गई थी। हाँ, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं भी इसी जगह रहा, नेहरू विहार गांधी विहार में। हाँ। तो मुझे आइडिया था, ऐसे लगा। नहीं, मैं उस टाइम वर्किंग था सर, 2016 में वर्किंग था। अच्छा, बुलडोजर की जब हम बात करते थे, कि मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में बुलडोजर एक्शन एक प्रशासनिक मशीनरी की बजाय एक राजनीतिक प्रतीक जैसा बन चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है, जिससे आप कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि रूल ऑफ लॉ हम लागू कर रहे हैं, हमारी सरकार बहुत सख्त है, रूल ऑफ लॉ को लागू कर रही है। किसी भी तरीके से अवैध कोई भी गतिविधि हो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मैं यूपी की बात करूं, बंगाल की बात करूं, बिहार की बात करूं या दिल्ली की, अवैध गतिविधि चाहे वो आप व्यापार कर रहे हैं या अपने अवैध कब्जे किए हैं, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो एक सरकार की छवि, इमेज को बिल्डअप कर रहा है कि हम उस और काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी हमारी जो भाजपा की प्रवक्ता है, जो दीदी हैं बैठी हैं, उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपया
दिया जाएगा जो पुनर्वास के लिए कोई दिक्कत, 3 लाख रुपया। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, आप भी दिल्ली में, बहन जी भी दिल्ली में, सब दिल्ली में रहते हैं। 3 लाख रुपए में एक कमरा तैयार नहीं होगा। क्या 3 लाख रुपए पर्याप्त है? और वो जो गरीब कॉलोनी है जहां पर जिस प्रकार की फुटेज आप देख रहे थे, देखने से पता चल रहा होगा कि उन्होंने कैसे कैसे पैसा जोड़कर वो घर बनाया होगा। लोन मिला भी नहीं होगा, अगर वो अवैध जगह है तो उनको लोन भी नहीं मिला होगा, जैसे तैसे करके बनाया होगा। प्रश्न ये है कि आपने पहले अनुमति कैसे ले ली? अगर आप वहां पर कार्रवाई करें, आज भी धर्मराज जी, अभी हमारे जो मनीष जी थे एक उदाहरण दे रहे थे, मैं आपको बहुत सारे उदाहरण से दे सकता हूं जो आने वाली कार्रवाइयां यहाँ पर होनी है। मैं डीडीए कॉलोनी में रहता हूं, एक डीडीए के फ्लैट्स हमारे हैं, रोहिणी में रहता हूं। वहां भी लोगों ने 4 मंजिल मकान है, तो जो टॉप फ्लोर वाला है उसने ऊपर गमला डाल दिया है। सबने अपने जो छज्जे हैं यानी कि जो बालकनी, उसको बड़ा बढ़ाकर 3 BHK को 4 BHK तक बना लिए हैं। वो भी सब इनलीगल है। और वो भी कैसे हो रहा है कि पुलिस हो या MCD हो, उनके सांठगांठ से हो रहा है। आज नहीं तो कल को कोई विपत्ति आएगी, विपदा आएगी, तो उस समय सरकार जागेगी और फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई कितने, देखिए पहले तो पैसा उनका लग गए और जो पैसा खाकर चले गए, जिन्होंने परमिशन दी लगाने की, वो भी चले गए। तो मैं समझता हूं कि जब तक आप समस्या को पूर्ण एक मास्टर प्लान नहीं बनाएंगे कि आखिर ये सांठगांठ कैसे रुकेगी। जो उदाहरण दिया गया, मैं बार-बार चर्चा में देखता भी हूं, और ये बात आमतौर से, क्योंकि मैं दिल्ली में सब लोग रह रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल नुकसान भी बीजेपी को हो सकता है अगर इस प्रकार की कार्रवाई। क्योंकि देखिए जो लोगों पर कार्रवाई, जैसे आपने शालीमार बाग के जगह का नाम लिया, जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, जाहिर सी बात है वो देखते होंगे कि जो पार्श कॉलोनीज हैं वहां भी बहुत सारे अवैध निर्माण हैं। अवैध निर्माण केवल ये नहीं कि आपने घर बना लिया, मैं देखता हूँ लोग सड़क पर आगे लगाकर आगे चबूतरा टाइप से बना देते हैं, गमले रख लेते हैं, वो भी अवैध निर्माण है, उसको भी ढाया जाना चाहिए। वो लोग उसकी भी तुलना करते हैं। आप जाके बात कीजिए कॉलोनीज में, जो छोटी कॉलोनी है वहां लोग कहते हैं कि हम पर कार्रवाई होती है, पार्श कॉलोनीज पर कार्रवाई नहीं होती। और ऐसे आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में बुलडोजर को इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट का, देखिए अभी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर हो रहा है, तो आपने अपना दामन भी साफ कर लिया कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे काम कर रहे हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट के कहने पे क्यों? अगर अवैध निर्माण है तो सरकार को खुद भी करवाना चाहिए, हटवाना चाहिए। और मैं तो पहली बात कहूंगा, देखिए लोगों को, पब्लिक को अगर आप दोषी ठहराते हैं, देखिए पब्लिक जिस प्रकार से जीवन जी रही होती है, पब्लिक का अगर इतना विवेक होता, गांधी जी कहा करते थे कि पब्लिक का इतना विवेक होता तो वही IAS अधिकारी होते, वही फिर पॉलिटिशियन बैठे होते। नेता होता है जो गाइड करता है पब्लिक को, नेतृत्व करता है, वो सिखाता है, वो पैरामीटर सेट करता है ताकि जनता उनके ऊपर चलती है। तो जब आप आला अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे जो वाकई में पैसा खा रहे हैं, बगैर MCD, बगैर पुलिस या बगैर और अन्य अधिकारियों की सांठगांठ के अवैध निर्माण पॉसिबल ही नहीं है। पार्श कॉलोनी छोड़िए, जो छोटी कॉलोनी वहां भी पॉसिबल नहीं है। एक छोटा छोटा कनेक्शन आपको लगवाना होता है, जैसे पानी का कनेक्शन ही है, वहां भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें आपको कट मनी एक तरह से देनी पड़ेगी, जो बंगाल में चलता है। तो ये वास्तविकता में दिल्ली की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली को लेकर एक मास्टर प्लान, और हम लुका छुपी ना करें कि कल किसने किया था। अब आम आदमी पार्टी कही कि 11 साल थे, मैं उनके सरकार के दौर में जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं वहां मैं आपको 50 मकान दिखा दूंगा जिन्होंने उस दौर में अपने मकानों को बनाया है, इनलीगल तरीके से बनाया है। उसी डीडीए फ्लैट को तोड़कर 4-4 फ्लोर बना ली, वो 4-4 बेडरूम बना लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, आम आदमी पार्टी की रही हो या बीजेपी की रही हो। तो मैं समझता हूं इसको पार्टी से हटकर कल को कोई डिजास्टर आता है उस समय बहुत बड़ी तस्वीर दिल्ली की देखने को मिलेगी। जी जिस बात कर रहे हैं कि 50 मकान बने हैं, तो मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं कि देखिए ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी और जहां आप रहते हैं वो डीडीए की कॉलोनी है, मैं समझ रहा हूं, और वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी डीडीए और MCD है। इसमें जो आप बता रहे हैं कि केजरीवाल जी के समय बना है, तो डीडीए को अधिकारियों के साथ वही बात है, चाहे वो JE हो, IAE हो, उनको सेट करके पैसा कट मनी देके वो काम करवाया गया। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, धर्मराज जी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं,
आज दिल्ली में सबसे बड़ा अगर जमीन माफिया है कोई तो वो डीडीए है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि डीडीए अपनी जमीन जो है, डीडीए के सैकड़ों एकड़ जो लैंड है वो कब्जा होके वहां पे कॉलोनी खड़ी है। और ये कैसे हुआ है, किसके दम पे हुआ है, डीएम के दम पे, डीसी के दम पे या डीडीए के उच्च अधिकारियों के दम पे, ये कानूनी इस पे जांच बैठाना चाहिए। और जो भी दोषी कार्रवाई हो जाए, प्रेजेंट के हो, पहले के हो, या जो भी हो, पूर्वोत्तर हो या जो रिटायर हो गए, उस पर आवश्यक कार्रवाई करनी आवश्यक है। क्योंकि ये जो कॉलोनीज हैं जो बन रही हैं बिना डीडीए और एमसीडी के सांठगांठ का नहीं बनता। और आज भी मैं बता रहा हूं, डीडीए जो है अपनी कॉलोनीज को पैसे खाकर, पैसे लेकर ऐसे चीजों को बढ़ावा दे रही है। डीडीए दिल्ली की सबसे बड़ी लैंड ग्रैबिंग और जो लैंड माफिया जिसको बोलते हैं वो है। दिल्ली अपना काम नहीं करते हुए ये लैंड माफिया बनी। मनीष भाई पे मैं एक टिप्पणी कर दूं, आम आदमी पार्टी जिस समय थी 11 साल तक सरकार में रही, हर बात में बोली, इस बात पे क्यों नहीं बोली? क्या डीडीए सोसाइटीज में रहने वाले लोगों ने पार्टी को वोट नहीं दिया था? तमाम तरह की बातों बोलेंगे। क्या दिल्ली के विकास की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? आप ऐसा कभी नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन मैं जिस विषय पर बात हो रही है, बिल्कुल अगर पानी मिल रहा है, अगर बिजली का फायदा मिल रहा है तो आप ममता जी आता हूं जी, अगर बिजली का फायदा मिल रहा है तो वो आपको भी मिल रहा है निपुण जी। अगर पानी का फायदा मिल रहा है तो आपको भी मिल रहा है। डीडीए खाली काम कर दे, विधायक भी मिलकर काम करता है तो हो ही नहीं सकता विधायक के बगैर काम हो जाए। क्या पॉसिबल हो जाएगा? धरना क्यों दिया आप लोगों ने? एक धरना बताइए डीडीए के खिलाफ आपने धरना दिया हो? एक भी एक नहीं, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है। आज जो कार्रवाई हो रही है, ऐसी कार्रवाई पहले भी हुई है डीडीए के द्वारा, लेकिन उस समय चूंकि आम आदमी पार्टी के विधायक और सर देखिए इस एक मिनट, ठीक है मनीष जी, आदरणीय मनीष जी, एक मिनट। इस मामले जो बात चल रही है ना, इस पे मैं एक बात कह के पर्दा डाल देता हूँ, मिट्टी डाल देता हूँ, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बहुत सारे माननीय हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के, उन्होंने भी खूब किया हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है मेरे पास डाटा नहीं है कि किस पार्टी के कितने लोगों ने किया है। मैंने कहा ना, अब मेरा तो किसी की तरफ से कोई नाते रिश्तेदारी है नहीं, कोई चाचा फूफा भी मेरा नहीं है, ना मैं वोटर हूँ, ना मैं रहने वाला हूँ, ना रहता हूँ, तो मैं तो खुल के कह सकता हूँ। मसला ये किया सबने है, लेकिन लोगों को तकलीफ इस बात की होती है कि सामान्य लोगों पर तो हो जाती है, लेकिन इस मामले में भी कार्रवाई एक पक्षीय ही नजर आती है। दिल्ली में कोई ऐसा दल नहीं होगा जिसका कोई आदमी बच्चा होगा, 19, 20, 18, 20 हो सकता है, बट किया सबने है, लेकिन वहां पर एक्शन नहीं होता है। ये बात भी सच्चाई है। और इस बात हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ, आज ये जो आशियाना उजड़ रहा है और गरीब लोग खुले छत में रहने को मजबूर है, छोटे छोटे बच्चे जिनको बेघर कर दिया गया है, उसके बारे में दिल्ली सरकार क्या कर रही है उसके बारे में कतई भी नहीं सोची। और झूठा वादा करके, जो कि दिल्ली सरकार जिस तरह से आई है कि जहां झुकी वहां मकान बना देंगे, आज आपके सामने तस्वीर खड़ी है ऐसे लोगों के। ठीक है मनीष जी, इसका एक पहलू ये भी तो है ना कि जिस हिसाब से पब्लिक के साथ शालीमार बाग वाले मामले में तो मैंने विपक्ष को उस तरीके से खड़ा होते नहीं दिखा। आपको कहीं दिखा निपुण जी विपक्ष कहीं पर शालीमार बाग वाले मामले पे? कि सरकार ने तो कोर्ट का एक और हाइड ले लिया कि कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, तो विपक्ष तो मुझे नहीं दिखा कहीं पर भी, इस पूरे शालीमार कल भी नहीं दिखा, आज भी नहीं दिखा। मैं धर्म जी ये कहता हूँ, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे कार्रवाई हो रही है, हाँ। हम सब सम्मान करते हैं, सरकार भी सम्मान करेगी, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष ये तो कह सकता है कि 3 लाख नहीं 50 लाख का अमाउंट दो। भाई आप शीश महल तो बना के रहोगे, गरीब व्यक्ति के लिए आप 3 के लिए 5 लाख की मांग नहीं कर सकते, सड़कों पर आ नहीं सकते इस बात के लिए। एक मजबूत विपक्ष की तो आप भूमिका। मनीष जी कुछ करें, मनीष मुख्य विपक्षी पार्टी कुछ कह रहा है, सुन लीजिए। हाँ बोलिए। हम ना 3 लाख की मांग करते हैं, ना हम 50 लाख का सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं किसी भी गरीब का मकान ना उजड़े, किसी भी भाई का मकान ना उजड़े, क्योंकि एक तिनका जोड़कर नहीं तो फिर इसके लिए नहीं एक मनीष जी, फिर इसके लिए ना एक मिनट मनीष जी इसका मैं एक मिनट इसका उपाय बताता हूं। इसके लिए जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी ना, तो उसी तरीके से वकीलों की फौज आम आदमी पार्टी को खड़ा करना चाहिए था सरकार के खिलाफ, लोगों के पक्ष में। लोग नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, आप लोगों को खड़ा करना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं खड़ा किया। खड़ा करते तो आज स्थिति नहीं बनती। मैं आता हूं चर्चा, देखिए ये अंत ही हम शुरू से कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है। अरे भाई मेरे सुनो, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं ना तो मुझे 1 साल तक डेट ना मिले, लेकिन आम आदमी पार्टी वैसे वकीलों को खड़ा कर सकती है जो कल डेट ले सकते हैं।
हमने मजबूती ठीक है, से, तो हम हमेशा उस भाई के साथ खड़े हैं। अरे भाई, आवाज उठाने का मतलब हर तरीके से मदद करना होता है मनीष भाई, समझो इस चीज को। छोड़ो, मैं आता हूं आपके पास। देखिए, मैं आता हूं निपुंज आपके पास। देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल होनी थी, लेकिन अपडेट यही आ रही है कि नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल टल गई है। सफदरजंग अस्पताल में मरीजों को राहत मिली है क्योंकि नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, लेकिन हड़ताल टल गई है। 2 जून को जो प्रस्तावित हड़ताल था वो रद्द हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग स्टाफ की जो मांगे थी उन मांगों को मान लिया है, और जो एक चिंता थी, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में, और वो सफदरजंग जैसा जो देश का प्रीमियम हॉस्पिटल है, वहाँ पर पूरी जो जिम्मेदारी है अस्पताल के संचालन का वो नर्सिंग स्टाफ के कंधों पर होती है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चले जाते तो वहाँ पर जो क्रिटिकल से क्रिटिकल केस हैं और जो इमरजेंसी में केस आते हैं या जो लोग इलाजरत हैं उनको कितनी बड़ी परेशानी हो सकती थी। लेकिन राहत की बात यह है कि 2 जून यानी कल जो उनका प्रस्तावित हड़ताल था वो रद्द हो गया है, टल गया है। सरकार जो मांगे उनकी स्वास्थ्य विभाग से थी, स्वास्थ्य विभाग ने उनकी जो मांग थी उनको मान लिया है। ये इनकी प्रमुख मांग क्या थी कि आउटसोर्सिंग जो भर्ती हो रही थी उसका इन लोगों ने विरोध किया था। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जुड़ा ये मामला था, जहाँ पर इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, लेकिन अब इनकी मांगों पर विचार किया गया है, इनकी मांगें मान ली गई, जिसके बाद हड़ताल टल गया है। मरीजों को राहत मिली है और अब उम्मीद है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से सामान्य रहेंगी। चलिए, एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ हम लौटते हैं। बात हम कर रहे हैं बुलडोजर एक्शन की। ममता त्यागी जी, आपको कुछ कहना था, प्लीज आप कह लीजिए, फिर मैं हाजी साहब के पास जाऊंगा। हाँ, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, प्लीज। मुझे कांग्रेस प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बातों का जवाब देना। सबसे पहले तो आम आदमी प्रवक्ता ने अभी कहा कि हम किसी में भेदभाव नहीं करते। वो भेदभाव किस चीज में नहीं करते? क्योंकि भ्रष्टाचार करने में। और रही बात, उन्हें कटमनी बड़ी याद आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है, शराब हो, स्कूल हो, कोई भी योजना हो, स्वास्थ्य हो, हर जगह सिर्फ कट मनी पर ही चली है और कट मनी पर ही एस्टेब्लिश हुई। तो उन्हें बार बार कट मनी बहुत ज्यादा याद आ रहा था। करेंगी दिल्ली में, ये बता दीजिए। सुन लीजिए मनीष जी, जब आप बात कहते हैं तो उसका कागज सुनिए। आप कितने लोगों को बेघर करेंगे ये तो बता दीजिए, और कितनी कॉलोनियां तोड़ेंगे ये बता दीजिए। अभी मनीष जी, आपकी बात पे शांति, धीरज रखिए। देखिए, सबसे जरूरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट कोड जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी बोलता, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डेमोलिशन ड्राइव में सिर्फ उतना एरिया क्लियर किया जा रहा है कि सड़क को चौड़ा किया जा सके, वहां पे एम्बुलेंस सर्विसेज या फायर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, जिससे कल को कोई हादसा ना हो। दूसरी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने दिल्ली में लोगों को बसाया। डेफिनेटली जुग्गी मेनन भैया कांग्रेस से ही थे, स्लम जितनी भी बताई उन्होंने कांग्रेस के सपोर्ट से बनाई, और कांग्रेस में ऐसा नहीं होगा कि वो बिना पैसे लिए बसाई होंगी, ये भी एक सच्चाई है। तो स्लम डेवलपिंग में तो कांग्रेस पार्टी का मेन हाथ रहा है। इन्होंने डेमोलिशन ड्राइव की, हाँ, इमरजेंसी नहीं की। डेफिनेटली संजय गांधी उसके लिए फेमस है, जिसके मैंने अपनी दिमाग में भी बोला कि 100 से ज्यादा लोगों को तो गोली से सीधे मार दिया। ये इनकी संवेदना है आम आदमी के लिए और ये इनकी इच्छा है। अगर आप किसी को दिल्ली में बसाना चाहते थे तो प्रॉपर ड्रेनेज, प्रॉपर प्लान के साथ आके बसाते तो डेफिनेटली आपको लोगों की मदद करने का श्रेय दिया जाता। लेकिन जहां कट कमीशन के थ्रू या कमीशन खोरी के तहत प्लस को डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा एरिया नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का उसे कवर कर देते हैं, जिससे अभी भी लोग यमुना पार्क को थोड़ा सा हीन भावना से देखे हैं। धर्माजी से कहने में कोई मुझे शर्म नहीं है, लेकिन सबको लगता है अच्छा आप यमुना पार्क है, तो वो समझ जाते हैं कि वो एरिया कैसा है। तो इनकी तो दोनों ही पार्टी की एक ही नीति है कि आम आदमी पार्टी से ही, आम आदमी लोगों से ही पैसा लेना, कमीशन बनवाना, और उनको डेमोलिशन किंग सिर्फ नाम बोलता, लेकिन उसके बाद में ये नहीं सोचते कि उनको उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक भी नहीं दिया। तो मैं अपनी पार्टी के लिए कहना चाहूंगी, हम थोड़े कड़वे जरूर हैं पर जहरीले नहीं हैं। हम लोगों के साथ खड़े होते हैं और उतनी ही कार्य करते हैं जितनी बाकी लोगों को सही लेते हो। अगर सड़क चौड़ी होगी तो जो एरिया में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी सुविधाएं बढ़ी, उनको भी फायदा होगा। रही बात फ्लैट देने की, 4000 से ज्यादा फ्लैट
दिल्ली गवर्नमेंट यानी हमारी भाजपा सरकार अभी तक गरीब लोगों को बांट चुकी है। और आम आदमी पार्टी कैसी सरकार थी याद करेगा, नरेला का फ्लैट आप भूले नहीं होंगे। 10,000 फ्लैट पिछले 12 सालों में आम आदमी गवर्नमेंट के दौरान खड़े खड़े खंडर हो गए, लेकिन वो किसी गरीब आदमी को दिए नहीं गए। अगर वो गरीब आदमी को दिए जाते तो आज कितने लोगों का, 10,000 लोगों का भला हो चुका। और अब वो इस हालत में भी नहीं है कि दिए जा सके, पहले उनको प्रॉपर रिपेयर कराना पड़ेगा, जब जाके एक पूरे टेंडर के तहत हम आम आदमी को यानी लोगों को उनका फ्लैट दे पाए। तो ये दोहरे चरित्र वाली बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप खुद ना कहीं उसी प्रक्रिया का हिस्सा थे। और प्रक्रिया की भी बात कर रहे थे आम आदमी प्रवक्ता मनीष सिंह। हाँ, डेफिनेटली आपको एक प्रक्रिया बहुत पसंद है, वो मैं बता दूं कि आपके केजरीवाल जी पूरे अपने आप को अघोषित मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब में रखते हैं, टैक्स पेयर के पैसे को यूज करते हैं। तो वही आपकी प्रक्रिया है। तो आपके दिमाग में हमेशा कट मनी प्रक्रिया, भ्रष्टाचार, जो आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो बार बार आपकी बातों से जग जाहिर होती है। लेकिन हम वाकई में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, दिल्ली को वाकई में रहने लायक दिल्ली बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिर्फ इतनी डेमोलिशन ड्राइव कर रहे हैं कि जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। अगर आपको लास्ट डेमोलिशन ड्राइव जो हमारी जनवरी में हुई थी, तब भी हम इस पर बहस कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा ड्रेनेज एरिया था जिसके 3 गेट थे, जिसमें से सिर्फ पिछले 10 सालों में एक ही गेट खुला हुआ था। और आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी परेशानी होती थी। जब वहां पर चीजें हटाई गई, लोगों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया, उन्हें स्वाभिमान फ्लैट दिए गए, तब दूसरा तीसरा गेट खुल पाया, जिससे जल भराव की समस्या वहां पर खत्म हो चुकी। तो समस्या हल करना भाजपा सरकार की मेंशन होती है, लेकिन समस्या पैदा करना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हमेशा नीति रही है और रहेगी। ठीक है। हाजी साहब, एक मनीष, हाजी साहब एक बात बताइए, एक सवाल भी है और कई लोगों की शिकायत भी है कि ऐसे मामलों में जो विपक्ष को जिस तरीके से, हर तरीके से, लीगल नोट पे भी और सड़क के हिसाब से भी जिस तरीके से सपोर्ट शालीमार बाग के लोगों को देना चाहिए, वो नहीं विपक्ष की तरफ से दिया गया। आप लोग कुछ भी कह लीजिए, बट वो चीजें नजर नहीं आई। ऐसा क्यों? देखिए धर्मराज जी, जिस तरीके से लोगों का जो रुझान बन रहा है, हम कांग्रेस पार्टी के लोग भी वहां पर गए थे, मगर वहां पे जो है धरना प्रदर्शन और जो बात रखनी थी उसके लिए भाजपा की जो दमनकारी नीति है और जो दमनकारी लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, उन्होंने वहां तक नहीं पहुंचने दिया। दूसरी बात, ये बड़ी भ्रष्टाचार की बातें कर रही थी हमारे बहन ममता त्यागी जी। तो जब तक इनकी पार्टी में नहीं होते तो वो भ्रष्टाचारी होते हैं और सारे आरोप उनके ऊपर होते हैं, मगर जब वो इनकी पार्टी में आ जाते हैं, और मैं नाम भी लेके बता देता हूँ, अजीत पवार, हेमंता बिस्वा शर्मा, जो अधिकारी जो अभी बंगाल के वो बने हैं सीएम, उनका भी, उनके बारे में भी मोदी जी ने कैसे कहा था कि कैसे वो पैसे ले रहे थे और ये सारा कुछ ड्रामा किया गया। और फिर जब वो उनकी पार्टी में आ गए तो आज वो दो लोग सीएम बने बैठे हैं। एक डिप्टी सीएम थे अजीत पवार जी महाराष्ट्र में। तो ये इस बात पे ना करें, इनकी नैतिकता नहीं बनती कि ये भ्रष्टाचार पे बात कर सकें। जब सरकार चेंज होगी तो आपके भी कई सारे मंत्री और आपके भी कई सारे एमएलए का जो उन्होंने घपले घोटाले किए वो भी सब जनता के सामने आएंगे, आने वाले समय बताएगा, वो भी सारी चीजें होंगी। मगर जिस तरीके से आप जनता को उजाड़ने का काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल रुकनी चाहिए, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आप वादे तो करते हैं हम फला सारी चीजें करेंगे, आप अपने मैनिफेस्टो पे तो कोई बात नहीं करते कि हमने अपने मैनिफेस्टो में ये वादे किए थे और हम दे रहे हैं। 2500 रुपए आपने जो है पेंशन की बात की थी, वो कहाँ गए? दिवाली होली पे आपने सिलेंडर की बात की थी, वो कहाँ गए? आज महंगाई कहाँ चरम सीमा पर। तो ये ममता त्यागी जी, आप जो है नैतिकता मत सिखाइए हमें। और जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, आपके जो सीएम है, उनके जो हस्बैंड है, वो कैसे मीटिंग ले रहे थे दिल्ली के अंदर, वो लोगों ने देखा कि वो दो सीएम दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें करके आप लोगों को जो है इधर उधर ध्यान भटकाने का काम करते हैं। और ये जो बंद करिए बुलडोजर की कार्रवाई दिल्ली के अंदर। आप गरीबों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, जो मकान टूटे जा रहे हैं, उनको सही मुआवजा दीजिए या उनको कहीं उनको घर दीजिए, वरना आप बुलडोजर की कार्रवाई को बंद करने का काम करें। धर्मराज जी, थोड़ा सा एक रिएक्शन देना चाहती हूँ। जल्दी से, फिर निपुंज जी को बताना। बस मैं 2 सेकंड में कह देती हूँ। हाजी साहब, आप शायद अपडेटेड नहीं हैं। लोगों को सिलेंडर डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट यानी उनके अकाउंट में होली दीपावली पर मिलना शुरू हो गया है, तो इसलिए अपनी चीजों को थोड़ा अपडेट कर लीजिए। नहीं मैडम, अभी तो मिला ही नहीं है। आप धर्मराज जी आप बता दीजिए। अरे धर्मराज क्या बताएंगे भाई? यही तो बात है,
आप हमें अपडेट करिए, मैं आपको टेस्टिमोनियल्स भी दिखा सकती हूँ, अगर आपको नहीं पता तो अपनी जाइए गूगल, AI आजकल सबके पास है, 2 मिनट में भी गूगल कर लीजिए, हाजी साहब आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ऐसी बातें मत करिए, एक बार गूगल कर लीजिए। ठीक है, निपुण आलम बायन जी, देखिए सर, मोटे तौर पे 2 चीजें हैं। एक तो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, सरकार के पास एक बड़ा अच्छा पहलू है, सरकार कोर्ट के उस पे आड़ ले रही है, कोर्ट के, हाँ आप ही के पास, निपुण जी आप ही के पास आ रहा हूँ, कोर्ट का आड़ ले रही है। मसला यह है कि आप कहाँ तक चलाएंगे, जो मैंने पूर्व में कहा था, क्योंकि जब मैं सवाल सोच रहा हूँ ना तो घूम फिर के उसी नोट पे मैं आ जा रहा हूँ। और दूसरा, जो विपक्ष जो बातें ट्विटर पे या कुछ जगहों पर टीवी न्यूज़ चैनल में आकर बाइट दे के जो चीज़ें की जा रही है, क्या विपक्ष के पास ये बहुत अच्छा मौका है? जैसा आप याद कीजिए, जब शीला जी के टाइम पे ये जो सीलिंग हुई थी, उसका बीजेपी ने किस तरीके से फायदा उठाया था। उस टाइम तो आम आदमी पार्टी थी ही नहीं, बनी ही नहीं थी, ना वो उनका मूवमेंट शुरू हुआ था, बीजेपी ने खूब उसमें माइलेज लिया था। उस तरीके का 50-30% भी यहाँ पर विपक्ष माइलेज लेता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, मोबिलाइज नहीं कर पा रहा पब्लिक को। हालांकि चुनाव भी है नहीं, लेकिन फिर भी आप एक मोबिलाइजेशन तो कर ही सकते हैं ना पब्लिक के। निपुण जी, देखिए धर्मराज जी, हम ये बोलते हैं डेमोक्रेसी में एक मजबूत विपक्ष और एक स्वस्थ विपक्ष बहुत बड़ी काम करता है, यानी कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है। जनता अपनी बात को नहीं उठा पाती, क्योंकि जनता अपनी डेली रूटीन वाली लाइफ में इतना परेशान होती है, उसमें लगी रहती है। विपक्ष का ये काम होता है कि जनता का एक चेहरा बने, और सरकार अगर कहीं पर गलत लगती है या ऐसा लगता है कि कहीं भी इनजस्टिस हो रहा है, तो वो सरकार को सचेत करे, ये काम होती है। मुझे गांधी जी का एक स्टेटमेंट याद आता है। गांधी जी कहा करते थे कि जब भी हम कोई पॉलिसी बनाएं, सबसे अच्छी पॉलिसी वो होगी जो हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति के लिए लाभकारी हो, वो नीति आपकी होगी। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनीष भाई ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि घर गिरे ही नहीं। मैं ये कहता हूं कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना करने की बात सरकार को कह रहे हैं, या कल आपके समय में अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश जारी करता तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते? ऐसा तो नहीं होती, अवमानना तो नहीं होती। लेकिन कम से कम विपक्ष ये तो काम कर सकता था ना कि जिनके घर गिराए जा रहे हैं उनके लिए ज्यादा मुआवजे की मांग कर सकता था। या जब सुप्रीम कोर्ट में जो आपने कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी, भाई केजरीवाल जी को छुड़ाने के लिए, मनीष सिसोदिया जी छुड़वाने के लिए दिल्ली की जनता का पैसा आपने लगा दिया, लेकिन जो जनता है उसके लिए आप खड़े नहीं हो पा रहे कोर्ट के अंदर, और ना ही आप मुआवजे के लिए खड़े हो पा रहे हैं। वहां तो आप रोइए, वहां तो खड़े होइए। और मैं मानता हूं, देखिए आज जो बात है, ठीक है चुनाव नहीं है, लेकिन पंजाब का चुनाव है, या कल को जब दिल्ली में चुनाव होगा तो जनता भूलती नहीं है कि कौन हमारे साथ खड़ा था और कौन हमारे साथ नहीं खड़ा था। इन चीजों को लेकर जनता रिकॉल करेगी, तब पूछेगी आपसे। यानी कि जब तक आप पावर में थे, जब तक हम आपको वोट दे रहे थे, भाई माना तो यही जाता है कि जो इस प्रकार की कॉलोनीज हैं वो आम आदमी पार्टी के वोटर्स रहे हैं। तो जब तक वोट मिलकर आप सरकार में थे तब तक तो आप बोल रहे थे इनके लिए, लेकिन जैसे ही आप बाहर हो गए आपने बोलना बंद कर दिया। तो मैं तो ये कहूंगा कि विपक्ष को अपनी भूमिका बड़ी मजबूत से मीन मेक मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए पहले क्या था क्या नहीं था। आप विपक्ष की भूमिका आइए और कहिए कि जनता को मुआवजा ज्यादा दिया जाए, घर का मुआवजा 3 लाख में कम काम चलेगा, ज्यादा मुआवजा दिया जाए, तो पता चलेगा कि हाँ एक विपक्ष है, एक मजबूत विपक्ष है, वो अपनी भूमिका निभा रहा है। और सरकार को आप ये कहेंगे सरकार ना तोड़े, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का अधिकार तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, फिर तो अराजकता वाली बात हो जाएगी कि घर ना तोड़ा जाए। जब सुप्रीम कोर्ट कहेंगे तो मैं भी मानूंगा, सरकार भी मानेगी, हर नागरिक मानेगा, आप भी मानते। तो ये बात कहकर आप सरकार को घेरेंगे, फिर वही बात उल्टी हो जाती है। यानी कि विपक्ष जो है सीरियस नहीं है जनता को लेकर, विपक्ष अपनी राजनीति सीखने का प्रयास कर रहा है। अगर सीरियस होता, कहता कि हम जनता को हक दिला के रहेंगे, तब मैं मानता सीरियस होता विपक्ष। ठीक है, हाँ जी ममता जी जल्दी से फाइनल। हाँ मनीष भाई बोल लीजिए, फिर ममता जी बात जल्दी से। ममता जी ममता जी पहले मनीष जी कह रहे हैं, फिर आप बोलिए। मैं उनके बातों में साफ साफ झलक रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से झुग्गी वालों से और इन अनऑथराइज्ड कॉलों वालों से नफरत करती है, गरीबों से नफरत करती है। ये सरकार अपनी मैनिफेस्टो में लेकर आई थी कि जहां झुग्गी वहां मकान, और ठीक विपरीत काम कर रही है। वही सवाल आप पूछ रहे थे विपक्ष की पार्टी क्या कर रहे हैं।
तो सरकार जिस प्रकार से वहां पे अपने फोर्सों के साथ आई थी, रात में ही जितने भी स्थानीय आम आदमी पार्टी के नेता थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और ये सरकार में जो है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इलाहाबाद ठीक है हाँ मीटिंग चल रही थी, इंडोर मीटिंग चल रही थी हमारे सांसद की, जहाँ पे वहां के एडीएम ने आकर वहां पे उसको बंद कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। तो ये मनीष जी एक बताइए, संजय सिंह कहाँ से सांसद है? यहाँ पे विपक्षी मनीष जी सुन तो लीजिए मालिक महाराज, मनीष झा जी, संजय से एक सुनिए, संजय सिंह कहाँ के सांसद हैं? और उसमें एक और आदमी थे, अनिल झा, वो कहाँ के विधायक हैं? कहाँ के विधायक हैं? दोनों आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पार्टी के कार्यक्रम से वो इलाहाबाद में प्रयागराज में भाई साहब सर सुनिए, मनीष जी देखिए, मनीष जी देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, अनिल झा तो उसी बेल्ट वाले विधायक हैं, शायद उसी के आसपास उनका भी विधानसभा है अनिल झा का। मसला सर सुनिए, मसला ये है ना, आपको दुनियादारी का पूरा टेंशन है, लेकिन जहां पर आपका जड़ है, जहां पे आपका आधार है, वहां की टेंशन आपको नहीं है। पूर्व आयोजित समझ रहा हूं सर, मैं समझ रहा हूं पहले वहां गए, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, समझ रहा हूं कि संजय सिंह जी को वहां पर देखिए महाराज, उनको सांसद जी को वहां पर रहना था, मुझे पता था, बट प्रायोरिटी आपकी क्या थी? दिल्ली का शालीमार बाग था जहां 143 लोगों के घर टूट रहे हैं, या प्रायोरिटी वो? हमारे लिए हमेशा दिल्ली की जनता प्रायोरिटी थी है, वो दिखनी भी चाहिए। ममता जी जल्दी से, ठीक है ममता जी जल्दी से 10-15 सेकंड खत्म। बिल्कुल 10 सेकंड का जवाब देना चाहूंगी इन लोगों को। आम आदमी पार्टी उस केजरीवाल जी को कहना चाहूंगी कि ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे, चुनाव हारते ही फौरन पंजाब चले जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी के जब शीर्ष नेतृत्व तो ये केजरीवाल जी शिफ्ट हो गए पंजाब में, तो आम आदमी पार्टी का तो अभी कोई आधार नहीं। चलिए देखिए बातें ऐसी आ जा रही हैं कि हंसी आ रही है, बट वो जो सब्जेक्ट है वाकई काफी गंभीर है और सोचने वाली बात है, क्योंकि किसी का घर उजड़ रहा है, घर